हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में? तो मूत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मूत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिएगा, अपवहन का प्रयोग, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अब डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क मतलब किडनी। तो डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। तो ये आपका जठर जो है ग्रंथि नहीं है, थायराइड आपका ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अमाशय ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय, अवटु, पीयूष, प्लीहा। तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि? बताइएगा। तो पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, यकृत? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, गला में, किडनी में? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गाय और भैंस भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? समेटोट्रोपिन, ऑक्सीटॉक्सिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन? तो गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से, पिट्यूटरी से? तो ये स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन एड्रिनल से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल से स्रावित होता है। नहीं सॉरी, थायराइड हो जाएगा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से, माता के गुणसूत्र से, माता पिता के दोनों से, किसी के द्वारा नहीं? तो देखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े में 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। जो 22वां जोड़ा समान होता है और 23वां जो जोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल होता है कितने महीना का? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
9 महीना। मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैस्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूडेक्टोमी। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुषों के नसबंदी को वैस्केटोमी कहा जाता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैस्केटोमी कहा जाता है, वैस्केटोमी कहा जाता है। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है? आस्था, इंदिरा, डॉली, लुइस। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है? बताइएगा। आस्था, इंदिरा, डॉली, लुइस। तो प्रथम परख नली शिशु का नाम लुइस है। क्या है? लुइस। वाहिनी विहीन ग्रंथियों को श्रवण करता है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों को श्रवण करता है रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा? घोल। किसका करता है? घोल का। मादा जनन हार्मोन निम्न में से कौन है? मादा जनन हार्मोन निम्न में से कौन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है। नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन एड्रिलेनिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होगा। तो नर लैंगिक हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है सर। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन है? मतलब कौन सा हार्मोन है जो स्त्री लिंग है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो एस्ट्रोजन है जो स्त्री लिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो एड्रिलेनिन को लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? मानव शरीर में ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पित्तपिंड से। तो अधिवृक्क ग्रंथि से क्या हो जाएगा? अधिवृक्क द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? अग्न्याशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। 22 का क्या हो जाएगा? तो अग्न्याशय हो जाएगा। अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करती है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि गला के पास स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि किसके पास स्थित होता है? तो गला के पास स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका से। तो कोशिका से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? कोशिका से स्रावित होता है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत।
बताइएगा। तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। 27 को बताइएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो पीयूष, पिनियल, एड्रिनल, अंडाशय। चारों में से कौन हो जाएगा? तो पीयूष ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर में असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, इनमें से कोई नहीं। यदि पीयूष ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव है? तो शरीर में असंतुलित विकास होगा। शरीर में असंतुलित विकास होगा। इसकी कुंसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। मिक्सीडीमा होता है। अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। तो अवटु ग्रंथि के कारण कुंसंक्रिया के कारण मिक्सीडीमा होता है। अवटु ग्रंथि के कारण। निम्नलिखित में किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, इंड्रिन। तो थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में, इंड्रेलिन में। तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? 34 के बताइएगा। अवटु ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैरावट्टु ग्रंथि। तो राइट आंसर क्या होगा? पैरावट्टु ग्रंथि हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायराइड को अवटु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, अग्न्याशय। तो लैक्रिमल अश्रु स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? 37 बताइएगा। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। हृदय, वृक्क, यकृत, आंत। किसमें पाया जाएगा?
तो 39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, हृदय में पाया जाता है। इस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान का, नाक का, वृक्क का, आंख का। तो कॉर्निया जो है, कॉर्निया आंख का भाग है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? 42 को बताइएगा। रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख। तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के रंग का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। कार्य का मात्रा क्या होता है? कार्य का मात्रा क्या होता है? तो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। प्रकाश वायु से कांच में जाएगा, वायु से जल में जाएगा, कांच से वायु में जाएगा, जल से कांच में जाएगा। 46 का क्या होगा? तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन सब तभी हो सकता है जब वह वायु से जल में जाएगा, वायु सॉरी कांच से वायु में जाएगा। कांच क्या हो गया? संघन माध्यम, और वायु क्या हो गया? विरल माध्यम से। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ताप ताप कर्म का, उष्मा का, ऊर्जा का। क्यूरी किसका ऐसा मात्रक है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसे आम मीटर द्वारा मापा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। किसका है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। एक लोहे की गेंद पारद मतलब मरकरी, मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पिंडी में बढ़ जाएगी, या पारे की सतह पे तैरेगी, या घुल जाएगी। उपयुक्त में से कौन है? तो यह पारे की सतह पे तैरेगी, क्योंकि लोहे की गेंद मरकरी के भरी बाल्टी में तैरता है, क्योंकि लोहे का घनत्व मरकरी के घनत्व से कम होता है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है आवृत्ति का। तो तरंगों की आवृत्ति से क्या हो जाएगा? तरंगों की आवृत्ति की। डेसिबल मापने के लिए
डेसिबल डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो 53 के क्या हो जाएगा? वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर नापने की इकाई क्या है? करंट मतलब धारा। 54 के क्या हो जाएगा? करंट मतलब धारा। 55 देखिएगा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार। पीसा जो है उसका ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरते, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो 55 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तब v माइनस यू बटा टी होगा। ऑप्शन नंबर ए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी डाट लगी बोतल, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम में कहा गया है? तो न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है। न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कैंडेला मात्रक है किसका? कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। किसका है? ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ल्यूमेन। जूल निम्नलिखित की मात्रक है? ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान। जूल किसका ऐसा ही मात्रक है बताइएगा? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा? तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए सर आगे की ओर झुक जाते हैं। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है या फिर बार होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है और 0 डिग्री पर जमने लगता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम से बल का परिभाषा या जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होता है, और दूसरा नियम से बल का व्यंजक, और तीसरा से दूसरे वस्तु पर जितना प्रतिक्रिया बल लगाए उतने पर पहले पर बल लगाया जाता है। तो गति के पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? या उसकी त्वरण दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, भार दुगना हो जाएगा। 66 का बताइएगा। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगना करने से गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। 67 के बताइएगा। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है mv, और वेग मतलब v, तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा? द्रव्यमान। क्या बचेगा? द्रव्यमान होगा। संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि प्राप्त करेंगे तो द्रव्यमान बचेगा, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और बट्टा में वेग, तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा? तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 59 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? मतलब अदिश राशि मतलब सदिश है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो 59 के द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सब सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपरी सतह पे रहता है? 1/9 1/10 1/6 1/4। 71 के क्या हो जाएगा? 1/10। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लेकिन जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया था। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो ध्रुवों की ओर जाते तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ जाएगा। ध्रुव से भूमध्य की ओर जाइएगा तो घट जाएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहरे गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। क्या होगा बताइएगा? तो देखिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर होगा सर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यंग प्रत्यास्थता का गुणांक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी होगा। हवाई जहाज में फाउंटन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्यों? ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
वायुदाब में, सॉरी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या होती है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 77 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। मतलब देखिए भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है, तो एसआई मात्रक भी समान होना चाहिए। तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही होता है। आवेग एवं संवेग का भी एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होगा। भार एवं बल का न्यूटन होता है, लेकिन बल एवं दाब का एक समान नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के लड़की होगा, खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 78। तो खड़ा होगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अपवर्तित रहेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रॉकेट किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित रहता है। रॉकेट किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पे आधारित रहता है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बल गुणनफल है, मतलब बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। तो देखिए जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। तो पानी अल्कोहल के अपेक्षा पारदर्शी होता है, नहीं। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ये बनती है, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता है। बर्फ ठोस है जबकि वो जल द्रव है, नहीं सर। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर रहेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 82 का। तो आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ना। 82 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वस्तु का ताप है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसको अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। 83 का बताइएगा, तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। 84 देखिएगा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होगा, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु से प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो बी ऑप्शन राइट होगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। 85 देखिएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिए थे, 85 के बताइएगा। तो रामफोर्ड ने, किसने दिए थे, रामफोर्ड ने। एसआई
प्रणाली या सिस्टम में तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन है शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है, अंत जल गर्म होता है। गलत है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नहीं सर। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। नहीं सर। भीतर से जल बाहर निकलता और परिवेश में उष्मा का अवशोषण होता है। तो 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। 87 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, डिग्री कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। देखिए उष्मा का ऐसा मात्रक कौन नहीं हो सकता है? 88 का। तो डिग्री सेल्सियस किसी का मात्रक नहीं है, बस जबकि तापमान मापने का पैमाना है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 89 का। तो 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है। जल प्रपात के अध स्थल पे जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? 90। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। 91 का क्या होगा बताइएगा? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस क्या होती है? 91 बताइएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो गैस का प्रसार गुणांक अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। 92 बताइएगा। ताप युग युग में ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पे आधारित है? सीबेक प्रभाव पे, जूल के प्रभाव पे, पेल्टियर के प्रभाव पे, इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग में तापमापी सीबेक प्रभाव पे आधारित है। अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग में तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। 93 का बताइएगा। तो पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पे आधारित है? 94। सीबेक के प्रभाव पे, पेल्टियर प्रभाव पे, स्टीफन के नियम पे। तो स्टीफन के नियम पे आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? 95। ताप युग में तापमापी, पेल्टियर प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 95 के क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? 96। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपयुक्त दोनों। तो देखिए जो प्रकाश से स्टार्ट होगा ओकरा में प लगल रहेगा तो अनुप्रस्थ, और जो धात से स्टार्ट होगा वो अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मतलब किसने दिए थे? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। 97 बताइएगा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। 98 एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर और इंटू K होता है।
तो एक कूलाम के नियम पे आधारित है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? 99, तो 100 गुना हो जाएगा सर। समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, ससंजन। 100 बताइएगा, तो विकर्षण होता है सर। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन सर। तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मालूम हो सके। थैंक यू सर।